अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। हमने ये जो विरासत की तफसीली आयत है ये हम पढ़ रहे थे। तो हमने इसका जो पहला हिस्सा है जो औलाद के बारे में है वो हमने पिछली दफ़ा मुकम्मल किया था। मेरे नेट वगैरह सही है, मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? जी शायद। जी, तो हमने औलाद की विरासत के बारे में हमने पढ़ा था। तो औलाद के हमने क्या क्या सूरतें पढ़ी थी। हमने औलाद की तीन सूरतें पढ़ी थी। पहली सूरत कौन बयान करेगा आप में से? औलाद की विरासत कैसे है? जी, एक ये थी 2:1 औरत का आदमी का है। ये कब होगा 2:1 का? ये ये कब होगा, किस सूरत में? जब एक लड़की और एक ये लड़का तब होगा। ये तब 2:1 होगा का। जब औलाद में लड़के लड़कियां दोनों हों। तो गोया कि औलाद की पहली सूरत ये हुई कि अगर औलाद में लड़के लड़कियां दोनों हों तो फिर उसमें क्या होगा कि लड़के का लड़की से डबल होगा या लड़की का लड़के से आधा होगा। अगर एक लड़का एक लड़की है तो हम तीन हिस्से कर लेंगे, लड़के को दो शुमार कर लेंगे। तो हम अ, लड़के को डबल शुमार कर लेंगे। एक लड़का और एक लड़की है तो हम तीन हिस्से करके दो हिस्से लड़के को दे देंगे, एक हिस्सा लड़की को दे देंगे। 6 लाख कुल जायदाद है। तो एक लड़का एक लड़की है तो हम लड़के को 4 लाख दे देंगे, लड़की को 2 लाख दे देंगे। और अगर एक लड़का दो लड़कियां हैं तो हम दो लड़कियां दो और एक लड़का दो के बराबर चार। तो हमने अब एक लड़के को दोनों लड़कियों से डबल नहीं देना, हमने एक लड़के को एक लड़की के मुकाबले में डबल देना है। एक लड़के को दो लड़कियों के बराबर देना है। तो हम लड़के को दो के बराबर शुमार करेंगे, दो लड़कियां हैं उन्हें दो शुमार करेंगे तो कुल चार होंगे ये। तो गोया कि अगर 6 लाख जायदाद है तो 6 लाख जायदाद के चार हिस्से करेंगे। तो हर लड़की को 1.5 1.5 लाख और लड़के को 3 लाख। लड़के को दो हिस्से मिल गए एक लड़की के। गोया कि लड़का दो लड़कियों के बराबर हुआ और हर लड़की को एक एक हिस्सा। तो 6 लाख के चार हिस्से किए, 1.5 1.5 लाख लड़की को और लड़के को 3 लाख इकट्ठा। ये हिस्सा जो है हम्म, ये फर्जी हिस्सा है कि असली हिस्सा है? ये अगर लड़के लड़कियां दोनों हों असली। ये असली। असली हिस्सा है। असली हिस्सा, असली हिस्सा का मतलब ये है कि ये हिस्सा लड़के लड़कियां बतौर असबा ले रहे हैं। असबा का मतलब होता है अगर असहाबुल फराइज नहीं है दूसरे। तो अगर असहाबुल फराइज ना हो तो फिर असबा बनने वाले वो सारा माल ले लेते हैं। मैं जो मिसालें पेश कर रहा हूँ आपके सामने, एक लड़का एक लड़की हो तो ये असबा है, सारा माल ये ले रहे हैं। मैंने चूंकि ये मिसाल पेश की गोया कि और असहाबुल फराइज नहीं है। अगर एक लड़का दो लड़कियां हैं, यहाँ भी हम उनको सारा माल दे रहे हैं 6 लाख। तो 6 लाख सारा माल किस तरह दे रहे हैं कि हम 6 लाख के चार हिस्से करके हम हर लड़की को 1.5 1.5 हिस्सा, 1.5 1.5 लाख और लड़के को 3 लाख दे रहे हैं। तो ये हम असली हिस्सा दे रहे हैं उन्हें। लेकिन अगर दीगर असहाबुल फराइज हुए, पहले हमें दीगर असहाबुल फराइज को उनका हिस्सा देना है, फिर हमने बाकी बचने वाला इनको देना है। क्योंकि असली हिस्सा हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि वो फर्जी हिस्से के बाद असबा को असली हिस्सा मिलता है। अगर फर्जी हिस्सा ना हो किसी का फिर असबा सारा माल ले लेते हैं। अगर फर्जी हिस्से मौजूद हो पहले फर्जी हिस्सा देते हैं फिर असली हिस्सा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 लाख में से सारा माल मैं इनको देने की बात कर रहा हूँ क्योंकि दीगर लोग मौजूद नहीं। अगर दीगर लोग मौजूद हुए, मसलन अगर मैयत की बीवी मौजूद है और औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा 8वां होता है जैसे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर मैयत की बीवी मौजूद है और
दो लड़के और एक लड़की मौजूद हैं, दो लड़के और एक लड़की, तो आप किस तरह देंगे? 6 लाख में से कैसे तकसीम करेंगे? कौन बताएगा? पहले 75,000 औरत को मिल जाएगा और बाकी माल में से 5 हिस्से करेंगे। हर लड़के को 2-2 हिस्से मिलेंगे और जो बहन होगी, लड़की होगी, उसको एक हिस्सा मिलेगा। बहन नहीं, यानी कि लड़की, उनकी बहन बच्चों की। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मरने वाले की बीवी है और मरने वाले के दो बेटे एक बेटी है, तो आप पहले बीवी असहाबुल फराइज में से, बीवी का फर्जी हिस्सा है और वो 8वां हिस्सा है, 1/8। औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा 8वां होता है। पहले हमने बीवी को हिस्सा देना है, जो फर्जी हिस्सा होता है वो हमने कुल जायदाद में से देना होता है। तो 6 लाख में से पहले 6 लाख का हम 8वां हिस्सा निकालेंगे। तो 6 लाख का अगर हम 8वां हिस्सा निकालें, 6 लाख का आधा 3 लाख, 3 लाख का आधा 1.5 लाख, 1.5 लाख का आधा 75,000। तो 8वां हिस्सा 75,000 बनेगा। तो 75,000 हमने बीवी के लिए अलग कर लिया। 6 लाख में से बाकी बना 5,25,000। अब 5,25,000 बचा, ये अब लड़का लड़की को, क्योंकि ये एसबी हिस्सा है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब ये लड़का लड़की को देना है, लेकिन किस तरह देना है कि दो लड़के और एक लड़की है, तो इसके 5 हिस्से हमने करने हैं। तो 5,25,000 के 5 हिस्से, 1,05,000 एक हिस्सा बनेगा। तो एक लड़की को 1,05,000, और हर लड़के को दो दो लड़के हैं तो दो, हर लड़के को दो लड़कियों के बराबर। तो 2,10,000, 2,10,000 हर हर बच्चे को। तो 2 10, 2 10, 4 20 लड़कों का हुआ। लड़की का 1,5 हुआ, 5,25 हो गया। और 75,000 बीवी का, वो पहले हमने उसको दे दिया। आखिरी मिसाल बस हम इसकी हल करें। अगर माँ है, मैयत के वरसा में माँ का छठा हिस्सा होता है औलाद की मौजूदगी में, और दो बेटे दो बेटियां हैं, तो 6 लाख कैसे तकसीम करेंगे अब? छठा हिस्सा बनेगा 1 लाख, वो माँ को मिल जाएगा। और उसके बाद 5 लाख जो है, उसके 5 हिस्से होंगे, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जी। फिर 6 हिस्से होंगे। 6 हिस्से फिर उसके होंगे। 6 हिस्से बनेंगे, 5 लाख को 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। हर बेटी को एक हिस्सा और हर बेटे को 2-2 हिस्से मिल जाएंगे। ठीक है। तो 5 लाख का छठा हिस्सा कितना होगा? 5 लाख का छठा हिस्सा होगा 83,000 एट। समथिंग। वो दरअसल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो सुमेरा ने बता दिया है। वो बनेगा 5 लाख के, आप 6 हिस्से कर लें। ये 5 लाख तकसीम 6। हाँ जी, तो 83,383 ये हर बेटी का हुआ। तो दो बेटियों को 83,383 हर बेटी का अलग अलग, और हर बेटे को इसका डबल दे दें, तो हर बेटे को 1,66,666। ये हर बेटे को, तो ये मिलाकर 5 लाख हो जाएगा। और हम पहले ही माँ को 1 लाख दे चुके हैं। ये 48 पे तकसीम है। जी। 6,48 पे तकसीम है। 6,48,000 पे कैसे, क्यों? हम तकसीम करेंगे पहले, जो छठा हिस्सा माँ का है, पहले हम 6 लाख में, इसको ज्यादा 6 लाख है अगर, तो पहले छठा हिस्सा माँ का निकाल लेंगे, जो जिसका फर्जी हिस्सा है पहले वो निकाल देंगे। तो 6 लाख में से छठा हिस्सा 1 लाख निकाल दिया, बाकी 5 लाख बच गए। अब 5 लाख जो है वो हमने देना है दो बेटों और दो बेटियों को। तो दो बेटों को हमने 4 शुमार करना है और बेटियों को 2 शुमार करना है, तो 6 लाख। तो 5 लाख के छह हिस्से, 5 लाख के 6 हिस्से करना है। तो जो अल्लाह ताला ने हिस्से बयान किए औलाद के, अभी तो पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं कि अगर औलाद में लड़के लड़कियां दोनों हों, तो अब इनका हिस्सा तयशुदा नहीं है कि कुल जायदाद में से कितना हिस्सा मिलना है। अब इनका अस्बी हिस्सा है। अस्बी हिस्सा का मतलब है कि दीगर असहाबुल फराइज हों, उनको उनका हिस्सा देने के बाद बाकी बचने वाला माल इनको दे दिया जाए। किस रेशो से? कि लड़के को दो और लड़की को एक, इस रेशो से। और अगर असहाबुल फराइज नहीं है तो सारा माल इनका हो जाएगा। लेकिन किस रेशो से? रेशो यही रहेगी अगर औलाद में लड़के लड़कियां दोनों मौजूद हों तब। ये पहली सूरत है जो औलाद की बयान हुई है। और आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं फैनकुन्ना निसान फौकस्नतैनी, अगर वो हों औरतें, यानी औलाद में, पीछे औलाद की बात हो रही है। अगर औलाद में औरतें हैं तो सिर्फ औरतें ही हों, और वो दो से ज्यादा हों औलाद में औरतें, फला हमला सुलुसा माता रख, तो उन औरतों के लिए सुलुसा, सुलुसा का मतलब है 2/3।
अलिफ बता रहा है कि ये 2/3 है। सुलुस अकेले का मतलब होता है 1/3, अलिफ है साथ तो 2/3, 2/3। तो अगर औरतें ही हैं और दो से ज्यादा हैं तो फिर उन्हें कुल तरके का 2/3 मिलेगा, कुल तरके का। ये 2/3 ये अस्बी हिस्सा नहीं है, ये फर्जी हिस्सा है। फर्जी हिस्से और अस्बी हिस्से में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए पीछे हमने औलाद के बारे में कहा, जब वो लड़के लड़कियां दोनों थे तो हमने कहा वो अस्बी हिस्सा है। अस्बी हिस्सा का मतलब है अगर असहाबुल फराइज नहीं है तो वो सारा माल ही उनका है, क्योंकि अल्लाह ने ये बताया नहीं कि कुल जायदाद में से कितना हिस्सा, वो तो बताया नहीं। तो गोया कि सारा हिस्सा ही उनका है अगर असहाबुल फराइज ना हो। अगर दीगर असहाबुल फराइज हो, पहले उनको फर्जी हिस्सा देकर बाकी बचने वाला इनको मिलेगा। और किस रेशो से मिलेगा? वो लड़के को लड़की से डबल हिस्सा मिलेगा। ये रेशो होगी लड़के और लड़की की आपस में, अगर लड़की लड़का मौजूद हो। लेकिन अगर लड़का है ही नहीं, अगर सिर्फ लड़कियां हैं औलाद में, औरतें हैं और वो दो से ज्यादा हैं, और हम कल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो औरतें हों उनका भी यही हिस्सा है। अगर औलाद में दो औरतें हों या दो से ज्यादा हों तो उनका, उनके लिए 2/3 है माँ तरक जो उसने छोड़ा, यानी कुल तरके का 2/3। अब ये असली हिस्सा नहीं है, ये फर्जी हिस्सा है। फर्जी हिस्सा कुल तरका में से होता है। तो कुल तरका में से इनको अब 2/3 मिलना है। 2/3 का मतलब अगर 6 लाख जायदाद है तो 6 लाख जायदाद में से इन्हें 4 लाख मिल जाएगा। दो बेटियां हैं या दो से ज्यादा हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं। अगर कुल जायदाद 6 लाख है तो 6 लाख में से 6 लाख के 3 हिस्से करके 2 हिस्से वो हमने सिर्फ बेटियों को, सिर्फ बेटियों वो जी तो खर्चा जरा दोबारा समझा दें एक दफा, में तो मैंने ये पहले दोबारा बता समझाया। दें जो बता सका। अभी तो मैं सिर्फ दोहराई कर रहा हूँ, ये तफसील से जी पिछले जी लेक्चर में हमने बात की थी इसकी, तो इसकी नहीं समझ आई थी पिछले लेक्चर में। वो नहीं थी, मैं उस दिन चंगे हुए थे फिर तो। आप ले लिया करें, जिस लेक्चर में ना हो ना वो ले लिया करें। मैं तो मैं चाह रहा था इसकी दोहराई करके कंपाइल करके फिर हम आगे चलें। तो मैं ये बता रहा था कि अगर लड़के लड़कियां दोनों होंगे तो असबी हिस्सा होगा। असबी हिस्सा का मतलब है कि अगर असहाबुल फराइज नहीं है तो सारा माल ही उनका होगा। अगर असहाबुल फराइज हैं दूसरे, जैसे बीवी माँ की मैंने मिसालें दी, तो बीवी और माँ को देने के बाद, दीगर असहाबुल फराइज को देने के बाद बचने वाला माल देंगे। अगर लड़का लड़की दोनों हो तो फिर असबी हिस्सा होगा। लेकिन अगर सिर्फ लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, वो दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो इस सूरत में उन लड़कियों का कुल तरका में से 2/3 होगा। ये फर्जी हिस्सा है। अब ये असली हिस्सा नहीं है। कुल तरका में से 2/3। जी ठीक है, तो जज़ाकल्लाह ये नहीं खैर। कहना कि मसला तो बीवी मौजूद है या माँ मौजूद है, हम के पहले बीवी को दे दें या पहले माँ को दे दें, जो बचे उसमें से 2/3। ये नहीं कहना, ये बहुत बड़ी खराबी है। ये बहुत बड़ी हमारी यानी गलती हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा अगर हम यहाँ बीवी और माँ को देने के बाद बाकी बचने वाले माल का 2/3 दे दें। देखिए अब मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूँ, दोनों में फर्क क्या है। अगर एक आदमी फौत हो और उसके वरसा में माँ है बिलफर्ज, और बेटा बेटी है, औलाद दो हैं, एक बेटा एक बेटी, इसको तकसीम हमने किसी और अंदाज से करना है। अगर एक आदमी फौत हो और उसके वरसा में माँ है और दो बेटी हैं, बस बेटा बेटी नहीं, अब इनको किसी और अंदाज से हमने तकसीम करना है, एक अंदाज से तकसीम नहीं करना। देखिए माँ का हिस्सा दोनों सूरतों में बराबर होगा। वो अभी हमने माँ का हिस्सा पढ़ा नहीं है। माँ साहबुल फराइज में से है। अगर मैयत की औलाद हो तो माँ का छठा हिस्सा होता है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, 1/6 होता है। मैयत का बेटा बेटी हो तब भी माँ का 1/6 था, मैयत की दो बेटियां हो तब भी माँ का 1/6 है। ठीक है। बेटा बेटी वाले हिस्से में हम माँ को पहले उसका हिस्सा देकर फारिग कर देंगे, 1/6, यानी 6 लाख में से माँ को दिया हमने 1 लाख, छठा हिस्सा। तो 1 लाख माँ का हो गया, बाकी बच के 5 लाख। अब जब एक लड़का और एक लड़की हैं, वो असबी हिस्सा है। असबी हिस्से का मतलब ये है कि अब हमने वो 6 लाख में से नहीं देना, 6 लाख में से 1 लाख तो माँ को दे दिए। अब बाकी बचने वाले माल में से हमने असली हिस्सा एक लड़का और एक लड़की में इस तरह तकसीम करना है कि लड़के को हमने डबल देना, लड़की लड़की को हमने सिंगल देना है। तो हम 5 लाख के 3 हिस्से करेंगे, और 5 लाख के 3 हिस्से करके हम एक हिस्सा लड़की को दे देंगे और 2 हिस्से हम लड़के को दे देंगे, ताकि लड़के का 2 लड़कियों के बराबर हो जाए।
तो इस सूरत में लड़की का कितना होगा? 5 लाख में से तकसीम 3, तो 1,66,666 लड़की का होगा, और 3,33,333 लड़के का होगा। तो ये 3,33,333 लड़के का और एक 66,666 लड़की का मिलाकर 5 लाख हुआ। माँ पहले ही 1 लाख लेके फारिग हो गई है। ये तो तब है कि माँ को देने के बाद हमने लड़का लड़की को असबी हिस्सा दिया बाकी बचने वाला। लेकिन अब अगर माँ के साथ 2 बेटियां हों, अब हम कैसे तकसीम करेंगे? कौन बताएगा आप में से? उसमें क्या फर्क होगा जी? माँ और 2 बेटियां, अब क्या करेंगे 6 लाख में से? सर माँ का हिस्सा देने और लड़कियों को सर 2/3 मिलेगा, सुलुसा 2 को। माँ को तो 160 मिलेगा, लड़कियों को बाकी बचने वाले का 2/3 नहीं मिलेगा, लड़कियों को कुल माल का 2/3 मिलेगा। यानी लड़के अब का 6 लाख, यानी 6 लाख में से माँ को आप चाहे पहले दे दें चाहे बेटियों को पहले दे दें, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पहली मिसाल थी ना कि जिसमें माँ के साथ बेटा बेटी था, उसमें बेटा बेटी को पहले नहीं दे सकते हम, क्योंकि वो असबा हैं। असबा को अगर हम पहले दे दें माँ का हिस्सा खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझें आप जरा। अगर 6 लाख जो पहली मिसाल थी कि माँ और बेटा बेटी, अगर हम कहें कि पहले हम बेटा बेटी को देकर फारिग करते हैं, माँ को बाद में देते हैं बिल फर्ज, तो हम फिर 6 लाख में से बेटा बेटी को कैसे देंगे? 6 लाख के 3 हिस्से करेंगे, बेटे को एक, बेटी को एक हिस्सा देंगे, बेटे का 2 हिस्से देंगे, ऐसे ही है। 6 लाख के अगर हमने 3 हिस्से किए तो 2 लाख, तो बेटी को 2 लाख दे दिया, बेटे को 4 लाख दे दिया, माँ के लिए बचा ही कुछ नहीं। सही है? तो ये गलत है। अगर माँ ना होती सिर्फ बेटा बेटी होते फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर माँ भी है बेटा बेटी भी है, पहले हमें असहाबुल फराइज को देना पड़ेगा, बेटा बेटी को बाद में देंगे असबी हिस्सा, क्योंकि ये असबी हिस्सा है। लेकिन अगर माँ के साथ 2 बेटियां हों, बेटा बेटी ना हो, अब चाहे पहले माँ को दे दें चाहे पहले 2 बेटियों को दे दें, क्योंकि माँ भी असहाबुल फराइज में से है, बेटियां भी असहाबुल फराइज में हैं। अब हमने ये नहीं करना पहले माँ को दे दिया 1 लाख, माँ का 1 लाख बनना है, छठा हिस्सा, 6 लाख में से 1 लाख निकाल दिया, तो माँ को दे दिया, बाकी 5 लाख बचा। अब 5 लाख में से बेटियों को 2/3 नहीं देना कि हम 5 लाख के 3 हिस्से करें, उनमें से 2 हिस्से बेटियों को दे, ये नहीं करना। बल्कि हमें क्या करना है, हमें माँ को 1 लाख देना है, बेटियों को कितना देना है 6 लाख में से? 4 लाख। 4 लाख कैसे? 6 लाख का 2/3, 5 लाख का 2/3 नहीं। अब हम चाहे पहले माँ को दे दें चाहे पहले बेटियों को दे दें, क्योंकि दोनों ही असाबुल फराइज में से हैं, दोनों असाबुल फराइज में से हैं, जिसको मर्जी पहले दे दें। चाहे आप पहले बेटियों को दे दें, आप 6 लाख में से बेटियों को दे दें, 6 लाख का 2/3 कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख बेटियों को दे दिया। अब इसका मतलब ये, जिसको असहाबुल फराइज में जिसको पहले दें, उसका मतलब ये नहीं है कि जिसको बाद में मिला असहाबुल फराइज में से उसको बाकी बचने वाले माल का देना है। असहाबुल फराइज का हिस्सा कुल माल में से होता है, जो पहले ले या बाद में ले, दोनों सूरतों में कुल माल में से उसको देना। अब माँ का हिस्सा कुल माल में से 1/6 है, बेटियों का हिस्सा कुल माल में से 2/3 है। अब चाहे पहले माँ को दे दें चाहे पहले बेटियों को दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माँ और बेटा बेटी हो, इसमें फर्क होगा, क्योंकि माँ साबुल फराइज में से है, बेटा बेटी फर्जी हिस्सा नहीं है उनका, उनका असली हिस्सा है। ये मसला क्लियर है आपके सामने? ये बहुत अहम बात है। आप पहले बेटियों को 6 लाख में से 4 लाख दे दें, या आप जो है वो पहले माँ को 6 लाख में से 1 लाख दे दें, और यही मामला आगे बेटी का भी है। वह इनकानत वाहिदतन फलहा निस्फ, वो अगर एक हो तो उसका निस्फ हिस्सा होगा बेटी का, अगर बेटी एक है तो उसका निस्फ हिस्सा। ये भी फर्जी हिस्सा है और ये भी कुल जायदाद में से है। ये भी ये नहीं करना, अगर माँ और बेटी है तो माँ को देने के बाद 1 लाख, बाकी 5 लाख में से बेटी को 5 लाख का आधा दें, 2.5 लाख नहीं। अगर माँ को हमने 1 लाख दे दिया और बेटी निस्फ ले रही है, तो बेटी को भी 6 लाख का निस्फ देना है। तो फर्जी हिस्सा कुल जायदाद में से होता है, असली हिस्सा बाकी बचने वाले माल में से होता है। तो औलाद की हमने 3 सूरतें पढ़ी। एक सूरत ये है कि लड़का लड़की दोनों मौजूद हों, बल्कि वो मैं आपके सामने मैंने स्लाइड बनाई हुई है, मैं वो दिखा दूं आपको। औलाद का खुलासा जो है बहुत अहम है।
औलाद का हिस्सा अक्सर औलाद अक्सर मौजूद होती है। तो औलाद की तीन सूरतें हमारे सामने आई हैं इन आयात में। वो तीन सूरतें क्या हैं? ये औलाद के हिस्सा आप देखिए, इसमें वसीयत का लफ्ज़ बोला गया है तो उससे अहम तरीन नसीहत मुराद है। अच्छा जी, औलाद में लड़के लड़कियां जिनमें और मैयत में औरत का वास्ता ना हो, लड़के लड़कियां बेटे बेटियां खुद, या अगर उनकी औलाद हो, पोते पोतियां, उनका भी यही हुक्म है, लेकिन उसमें शर्त है उसमें औरत का वास्ता ना हो। यानी बेटा बेटी पोता पोती, इसकी तफसील से बात पीछे गुजर चुकी है। अच्छा जी, पहली सूरत ये है, औलाद में अगर लड़के लड़कियां दोनों हों तो इस सूरत में लड़के को लड़की से दुगना मिलेगा, और ये असबी हिस्सा है। इसकी कई मिसालें हम तफसील से हल कर चुके हैं। असबी हिस्से का मतलब ये है कि फिर अगर कोई असहाबुल फराइज में से आ जाए, पहले उसको देने के बाद बाकी बचने वाले माल में से हमने, अगर लड़के लड़कियां दोनों हों, फिर हमने उनको इस अंदाज से देना है कि लड़के को लड़की से डबल मिले, एक लड़के को एक लड़की से डबल मिले। कब और क्यों, ये मैं वजाहत कर चुका हूँ। इसकी वजह क्या है, लड़के का यहाँ ज्यादा क्यों है, लड़की का कम क्यों है, इस पर भी बात हो चुकी है कि ये उन बाद मिसालों में से है जिनमें लड़कों का ज्यादा होता है। और विरासत में बाद ऐसी मिसालें हैं, सारी ऐसी मिसालें नहीं है, सारी ऐसी सूरतें नहीं है कि लड़कों का ज्यादा हो। बाद सूरतों में लड़कों का ज्यादा होता है, और उसकी वजह यह है कि लड़कों पर इस्लाम में जिम्मेदारियां भी ज्यादा डाली गई हैं, औरतों पर जिम्मेदारियां कम डाली गई हैं। उसके बावजूद बाज़ जगहों में लड़कों का ज़्यादा है, लड़कियों का कम है, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं है। ऐसी मिसालें भी आएंगी, ऐसी सूरतें आएंगी जिसमें लड़का लड़की के बराबर है। मैं निशानदेही करता जाऊंगा इंशाअल्लाह। दूसरी सूरत, दो या ज़्यादा लड़कियों के लिए। कुरान में तो फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ अस्नतैनी की बात है कि अगर वो औरतें, सिर्फ औरतें ही हों और वो दो से ज़्यादा हों, तो फिर उन्हें कुल तरका का दो तिहाई। हमने उसमें दो लड़कियां भी साथ शामिल कर दी। दो लड़कियां हमने उसमें कैसे शामिल की, कौन बताएगा आप में से? पिछले लेक्चर में बात हुई थी। सर ये हदीस से साबित है। जी, हदीस से भी साबित होता है। वो जो साद बिन रबी वाली मशहूर हदीस है, वो जब शहीद हो गए जंग उहद में, तो उनकी उनके उरसा में उनके भाई थे, उनकी बेवा थी और दो बेटियां थी। तो उनके भाई ने वो जमाना जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक सारा माल ही अपने कब्जे में कर लिया। तो हजरत साद बिन रबी की बेवा बेटियों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज किया कि मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये अबू दाऊद की हदीस भी है, तिरमिज़ी की हदीस भी है। तो इसमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु वअरज़ाहु, बयान फरमाते हैं, जाअत इमराअतु साद इब्न रबीई बिइब्नतैहा मिन साद इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साद बिन रबी की बीवी अपनी दो बेटियां जो हज़रत साद से थी, उनको लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। फ़क़ालत, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हातानी इब्नता साद इब्न रबीई, ये दोनों बेटियां हैं साद बिन रबी की। कुतिला अबूहुमा मअका यौम उहुद शहीदा, इनके वालिद आपके साथ उहद में लड़ते हुए आपकी तरफ से शहीद हो गए। व इन अम्महुमा अखज़ मालहुमा, इनके चचा ने इनका माल ले लिया। इनके चचा साद का क्या लगा? भाई। 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 वो मैयत का भाई लगा ना। तो इनके चचा ने यानी मैयत के भाई ने इनका माल ले लिया है। वो इसलिए कह रही है इनका माल, वो कह रही है कि ये लड़कियां आप कहाँ से, इनकी मैं परवरिश कैसे करूं, वो बेवा कह रही है शायद। तो इनके चचा ने इनका माल ले लिया है। फलम यदा लहुमा मालन, उसने इनका माल कोई नहीं छोड़ा। वला तुनकहानी इल्ला वलहुमा मालून, अब इन दोनों की शादियां मैं कैसे करूं, इनके पास तो माल भी नहीं है, शादी करने के लिए कुछ खर्च वगैरह की जरूरत होगी। काल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़दिल्लाहु फी ज़ालिक, अल्लाह इसमें फैसला करेंगे।
फनज़लत आयतुल मीरास, तो फिर विरासत की आयत नाज़िल हुई, ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं। फबअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अम्मिहिमा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचा की तरफ, उन बेटियों के चचा की तरफ यानी हजरत साद के भाई की तरफ पैगाम भेजा। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, आति इब्नतई सादिन सुलुसैनी, दे दो साद की दोनों बेटियों को, यानी मैयत की दो बेटियों। अब गोया कि वरसा कौन हुए? मैयत का भाई, मैयत की बेवा, मैयत की दो बेटियां। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद की दो बेटियों को, अब वो साद का तरका था, फरमाया साद के तरके में से उनकी दो बेटियों को कितना दे दो? अस्सुलुसैनी। सुलुसैन से मुराद क्या हुआ? 2/3। दो तिहाई। गोया कि अब ये कितनी बेटियां थी? दो। अब कुरान कह रहा है दो से ज्यादा के लिए दो तिहाई, एक के लिए निस्फ। तो यहाँ दो के लिए कितना साबित हो रहा है? दो के लिए भी दो तिहाई साबित हो रहा है। इसका मतलब है कि दो हों या दो से ज्यादा हों बेटियां, सिर्फ दो या दो से ज्यादा हों, सिर्फ बेटियां हों, मर्द ना हो साथ, दो हों या दो से ज्यादा हों, तो उनका फर्जी हिस्सा है कुल जायदाद का दो तिहाई। फिर फरमाया वआति उम्महुमा अस्सुमुन, इन दोनों की माँ को छठा हिस्सा दे दो। वो सात की क्या लगी? सॉरी, आठवां हिस्सा। वो सात की क्या लगी? वो भाई की बीवी, बीवी बीवी। अच्छा, सात की बीवी लगी। तो जी। बीवी का बीवी, वो तो कुरान में भी नस है कि वो आठवां हिस्सा होगा। तो यहाँ फरमाया सात की बेवा को, इन बच्चियों की माँ को आठवां हिस्सा दे दो, सात की बीवी को। वो माँ बकिया फहुआ लका, जब बच गया वो तेरा है, बतौर असबा के। भाई असबा होता है ना, तो भाई को कहा तू असबा है तो तुझे आखिर में मिलेगा। जो बेटियों से और जो माँ, जो बेवा से बच गया, वो तेरे लिए है। अगर 6 लाख है, 6 लाख से तकसीम करें। जी, 6 लाख में से दें। जी जी, जल्दी बताएं कोई आप में से। सर 4 लाख तो हो जाएगा। जी हमारे साहब बताइए। सर 4 लाख 2/3 हो जाएगा बच्चियों का। 6 में से 4 लाख बेटियों को मिल गया। देखिए, अब जो असाबुल फराइज है ना, जिसको मर्जी पहले दे दें, चाहे पहले बेटियों को दे दें चाहे पहले बेवा को दे दें। पहले बेटियों को दे दें 6 लाख में से 4 लाख, ठीक है, 2-2 लाख हर बेटी का। और बेवा का कितना हुआ? वो दोबारा 6 लाख में से देना है, और वो बाकी बेचने वाले में से नहीं देना। 75,000 जी, आठवां हिस्सा, कुल तरके का आठवां हिस्सा 75, 75। ठीक है। तो 75,000 बेवा को दे दिया, तो बाकी बच गया अब 1,25,000। तो वो अब भाई का हुआ। तो बस आपने ये याद रखना है कि असबा का हिस्सा वो असाबुल फराइज से बचने वाला होता है। तो सबसे पहले असाबुल फराइज को फारिग करते हैं, ठीक है। तो इस बार इससे पता लगा कि दो बेटियों का हिस्सा भी वही है जो दो से ज्यादा का है, ठीक है। अब एक सवाल आप में से किसी ने किया था कि वो एक बेटी एक पोती का, मैं उसका जवाब देता हूँ इसके बाद। अभी ठहर के उसका जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। तो दो लड़कियां हों या दो से ज्यादा हों, तो कुल तरका का दो तिहाई। तो दो का, इसलिए मैंने कहा दो तिहाई। और वैसे ये तो हदीस से पता लगा हमें, हदीस सही है ये, हदीस से पता लगा। और वैसे इसकी एक दलील वो बहनों के हिस्से में भी है। जब अल्लाह ताला बहनों का हिस्सा बयान करते हैं, वहां दो बहनों को अल्लाह दो तिहाई देते हैं। तो मुझे याद करवाइएगा जब हम बहनों का हिस्सा पढ़ेंगे ना विरासत की आखिरी आयत में, तब मैं बेटियों के हिस्से की तरफ थोड़ा सा वहां इशारा करूंगा इंशाल्लाह। तब आप मुझे याद भी कराइएगा कि आपने तब कहा था मुझे कि मुझे याद करवाइएगा। तो तब उससे भी दो बेटियों का हिस्सा दो तिहाई निकलता है। कुरान में वैसे नस है दो से ज्यादा का दो तिहाई है, लेकिन दो का हिस्सा भी दो तिहाई है। और यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो बेटियों का हिस्सा है, जब बेटा ना हो, दो बेटियां हो या दो से ज्यादा हो या एक बेटी हो, तो दो बेटियां दो से ज्यादा का दो तिहाई है, और एक बेटी हो एक लड़की के लिए कुल तरका का निस्फ, ये भी कुल तरका का निस्फ है, ठीक है। और ये भी फर्जी हिस्सा है। तो ये अगर लड़का ना हो तो दो या दो से ज्यादा बेटियां हों या पोतियां हों, या एक बेटी हो या एक पोती हो,
तो इसका भी आधा हिस्सा कुल तरका में से, ये कुल तरका में से देना, ये बाकी बचने वाले माल में से नहीं देना। इस पर यानी ये मसला इतना क्लियर है, वो कुरान से भी बड़ी तरह से साबित है, इस पर उलमा का इजमा भी है। मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि कुछ लोग नए आते हैं, फिर वो नए कुछ मसले निकालते हैं, वो समझते हैं कि जी हम उम्मत में से किसी को समझ ही नहीं आई। गांधी साहब वगैरह का मौक़िफ़ ये है, गांधी साहब हमेशा उम्मत से अलग उन्होंने कोई मौक़िफ़ बयान करना होता है। गांधी साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि बेटियां हों, दो या दो से ज्यादा, या एक बेटी हो, तो कहते हैं कुल तरका में से उनको दो तिहाई नहीं देंगे, या एक बेटी हो कुल तरका में से आधा नहीं देंगे, बाकी बचने वाले माल में से आधा देंगे। और ये बात सरी कुरान के खिलाफ। कुरान के खिलाफ कैसे है? कुरान में आयत के अल्फाज जो है ना, वो आप हमेशा मद्देनजर रखें। कुरान की आयत से कैसे साबित होता है कुल तरका का दो तिहाई? वो किस लफ्ज से साबित होता है? माँ तारका जी, से। माँ तरक। अगर वो हों औरतें दो से ज्यादा, और इसमें दो भी शामिल हैं जैसे मैंने कहा, तो उनके लिए दो तिहाई है माँ तरका का, जो मैयत ने छोड़ा। तो कुल तरका का दो तिहाई, ना कि बचने वाले माल का दो तिहाई। वो कहते हैं जिस तरह लड़का लड़की को हम बचने वाले माल में से देते हैं, तो हम दो बेटियों को भी या फिर ज्यादा बेटियों को भी बचने वाले माल से देंगे। भाई वो लड़का लड़की को इसलिए बचने वाले माल में से देते हैं कि वो असली हिस्सा वहां बन रहा है। और असबा के लिए हदीस में सराहत है कि पहले असहाबुल फराइज को देते हैं, असबा को बाकी माल देते हैं। लेकिन जब दो बेटियां होंगी या एक बेटी होगी, तो दो बेटियां हों या दो से ज्यादा बेटियां हों या एक बेटी हो, अब इन्हें बाकी माल में से दो तिहाई या आधा नहीं देना, इन्हें कुल माल में से दो तिहाई या आधा देना। ये बात क्लियर है आपके सामने? दो तिहाई दो लड़कियों में बराबर तकसीम होगा। जी ऐसे ही है। तो समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है, दो या ज्यादा लड़कियों के लिए दो तिहाई, ये भी फर्जी हिस्सा है, और एक लड़की के लिए निस्फ हिस्सा, ये भी फर्जी हिस्सा है। अब ये हिस्सा लड़के लड़कियों का है। अल्लाह ताला ने लड़के लड़कियों की बात की है, और ये लड़के लड़कियां औलाद में से हों, तो ये बेटे बेटियां भी हो सकते हैं, और ये पोते पोतियां भी हो सकते हैं। ठीक है? यानी अब अगर एक आदमी फौत होता है, उसके वरसा में एक पोता और एक पोती है, कैसे देंगे? बेटा बेटी का तो हमने पढ़ लिया। एक आदमी फौत होता है, उसके दादा फौत हो गया, उसके वरसा में पोता पोती है, बस 6 लाख जायदाद है, कैसे देंगे? जी वैसे ही जैसे बेटा बेटी को दिया है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने बेटा बेटी को दी है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि कुरान बेटा बेटी की बात कर ही नहीं रहा, कुरान बात कर रहा है मुजक्कर मुअन्नस की, और औलाद की पीछे बात कर दी। अब मुजक्कर मुअन्नस में डायरेक्ट बेटा बेटी भी आ जाएंगे, और वास्ते के साथ पोता पोती भी आ जाएंगे, बस वो वास्ता औरत का नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो 6 लाख में से पोते को कितना देंगे, पोती को कितना देंगे? चार और दो, एक एक है तो पोती को दो और पोते को चार। अगर सिर्फ दो पोतियां हों या तीन पोतियां हों, फिर क्या करेंगे 6 लाख में से? फिर उसका दो तिहाई देंगे, यानी कि 4 लाख रुपए उनमें तकसीम होगा। 6 लाख तकसीम होगा बराबर। अगर दो दो पोतियां हैं, तो 6 लाख में से 4 लाख, बाकी 2 लाख बच जाएगा। वो 2 लाख और कोई होगा उसको देंगे, ये इन इन पोतियों को या इन बेटियों को नहीं मिलेगा। बेटियां हो या पोतियां हो, बेटियां पोतियां जितने भी हो ना, इन्हें दो तिहाई से ज्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है? क्योंकि ये फर्जी हिस्सा है। इन्हें उस वक्त तो दो तिहाई से ज्यादा नहीं मिलेगा जब तक इनके साथ बाहर लड़का ना आए। लड़का आए फिर ये असली हिस्सा लेकर ज्यादा भी ले सकती हैं, और कम भी इनका हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर लड़का साथ ना हो तो दो तिहाई से ज्यादा नहीं ले सकती ये। ठीक है? तो ये फिर दो तिहाई लेंगी। दो पोतियां हैं, तो 6 लाख में से दो दो लाख हर पोती को मिल जाएगा, 4 लाख बस। अगर तीन पोतियां हैं, तो 4 लाख उन्हें मिलेगा, और बराबर मिलेगा, 4 लाख के तीन हिस्से करके 1,33,333 हर पोती को हम दे देंगे। अगर तीन पोतियां हों, अगर चार हों, तो हम 6 लाख में से 4 लाख उन्हें देंगे, हर पोती को एक एक लाख दे देंगे।
और अगर एक ही पोती हो फिर क्या करेंगे? तो 6 लाख में से 3 लाख देंगे। 3 लाख, कुल तनख्वाह का आधा हम उसको दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ये हमने बेटे बेटी का मसला भी हल कर लिया, पोते पोतियों पोतियों का मसला भी हल कर लिया। अब सवाल ये है कि अगर बेटे बेटियां भी आ जाएं, पोते पोतियां भी आ जाएं, फिर क्या करेंगे? उससे पहले हम ये देखें कि जब दो या दो से ज्यादा लड़कियां हैं तो उन्हें कुल तनख्वाह का 2/3 हम दे रहे हैं। ठीक है, 6 लाख में से 4 लाख। अब अगर दो लड़कियां इस तरह आए कि एक बेटी आई एक पोती आई, जिस तरह आप में से किसी ने सवाल किया था, अगर एक बेटी और एक पोती आई फिर क्या करेंगे? वो सूरत में पोती का तो हिस्सा बनेगा ही नहीं ना। मैं बोलूं डॉक्टर साहब? जी जी बताइए। बेटी को निस्फ देंगे, पोती को सुदुस देंगे। वो उसकी दलील वो हदीस है, लिल बिन्त निस्फो वाली इब्न पहले हाँ, इसको एक दफा छोड़ दीजिए। आप बताइए टोटल कितना होगा बेटी पोती के लिए, ताकि आसान हो सबके लिए। बेटी यानी पोती के लिए 3 टोटल लाख 3 लाख बेटी का होगा और 1 लाख पोती का होगा। सही है। यानी अगर एक बेटी एक पोती हो तो इन्हें भी कुल तनख्वाह का 2/3 ही मिलेगा। देखिए, अगर मैयत की 2 बेटियां हों तो 6 लाख में से 2 बेटियों का कितना हिस्सा है? 4 लाख। 4 लाख, हर बेटी को 2-2 लाख, ऐसे ही है। अगर मैयत की 2 पोतियां हैं तो 6 लाख में से हर पोती को कितना कितना मिलेगा? 2 लाख। 2-2 लाख, 4 लाख। इसी तरह अगर मैयत की एक बेटी और एक पोती है, अब इन्हें कितना मिलेगा टोटल कुल जायदाद का? 6 लाख का। 2 लाख। इन्हें जी भी कुल 4 लाख ही मिलेगा डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें चूंकि एक लेवल की वो नहीं है, वो हाँ बेटी पहले लेवल की है, उसके बाद के लेवल की पोती है, तो उससे सुलुसान में तकसीम करेंगे, लेकिन बेटी को आधा और उसको सुदुस करेंगे, हाँ, बिल्कुल सुलुसान को ठीक। कम करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। असल में बेटी और पोती को भी देखिए हैं ये भी दो, और दोनों औलाद में से हैं। तो कुरान कहता है कि अगर वो औरतें ही हों सिर्फ, और 2 से ज्यादा हों, और हमने कहा 2 भी इसमें शामिल हैं, तो उन्हें हमने 2/3 देना है। अब एक बेटी एक पोती है ये भी दो, इन्हें हमने 2/3 देना है। इन्हें भी 6 लाख में से 4 लाख ही देंगे। लेकिन 2 बेटियां होती तो 4 लाख देते, तो हर बेटी को 2-2 लाख देते, बराबर देते। 2 पोतियां हो तो 4 लाख देंगे, 6 लाख में से 2/3, और हर एक को बराबर बराबर देंगे। लेकिन अगर एक बेटी एक पोती है ये भी दो, इन्हें भी 6 लाख में से 4 लाख देना है, लेकिन अब इन्हें बराबर नहीं देना। बराबर क्यों नहीं देना? बराबर इसलिए नहीं देना कि इनके बारे में हदीस है कि इन्हें मिलेगा तो 2/3, लेकिन बराबर नहीं मिलेगा। बल्कि क्या करेंगे हम, जिस जिस तरह कह रहे हैं उबैदुल्ला साहब, कि बेटी चूंकि वो एक है अकेली और वो करीबी है, उसको तो हम आधा दे देंगे। वह इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ के तहत कुल जायदाद में से। तो 6 लाख में से 4 लाख देना था, 4 लाख में से 3 लाख अगर हमने बेटी को एक होने की वजह से दे दिया, अब 4 लाख में से 3 लाख तो बेटी को दे दिया, पोती के लिए कितना बचा? 1 लाख। तो पोती को अब हम 1 लाख देंगे, तो बेटी का 3 लाख क्योंकि वो अकेली है तो वो आधा वो ले लेगी, लेकिन हमें बेटी पोती को मिलाकर 2/3 देना है, और 2/3 6 लाख में से 4 लाख है, तो 4 लाख में से 3 लाख तो बेटी ले गई, बाकी 1 लाख बचा। इस 1 लाख में से क्या है? वो छठा हिस्सा है। पोती के लिए 1 लाख बाकी बचा, वो कुल जायदाद का छठा हिस्सा है, तो पोती को छठा हिस्सा देना है। ये मैंने यहाँ लिखा है। एक बेटी और एक पोती के लिए क्या होगा, मजमूई तौर पर कुल तनख्वाह का 2/3 मिलेगा ही नहीं। दूसरी हालत होगी, कौन सी दूसरी हालत? ये जो ऊपर दूसरी हालत लिखी है,
कि अगर दो लड़कियां हों या दो से ज्यादा हों तो कुल तरका का 2/3 फर्जी हिस्सा। तो ये इन्हें 6 लाख में से 4 लाख मिला, लेकिन अब इन्हें बराबर नहीं मिलना। बराबर तब मिलेगा जब दोनों बेटियां हों या दोनों पोतियां हों, एक लेवल की हों। जब दोनों एक लेवल की नहीं है तो फिर बेटी, वो एक बेटी होने की वजह से वो तीसरी हालत के तौर पे वह इनकानत वाहिदतन फलहा निस्फ, एक लड़की के लिए कुल तरका का निस्फ। इनको मिलाकर 6 लाख का 4 लाख मिलना है, 6 लाख 2/3 4 लाख मिलना है, लेकिन उस 4 लाख में से बेटी करीबी होने की वजह से वो निस्फ ले लेगी कुल जायदाद का। जब ये तीसरी हालत जो है, जब वो निस्फ ले लेगी तो अब पोती के लिए कुल तरका का छठा हिस्सा बच जाएगा। 4 लाख में से 3 लाख तो बेटी ले गई, अब पोती के लिए 4 लाख में से 1 लाख बचा, और ये 4 लाख में से 1 लाख कुल तरका का कितना हुआ, 6 लाख का, ये कुल तरका का एक छठा हिस्सा हुआ। और इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये हदीस है सही बुखारी की। ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का एक सवाल आया कि मैयत की एक बेटी है, एक मैयत की पोती है और एक मैयत की बहन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फैसला क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि लिलिब्नतिन निस्फु, कि बेटी के लिए तो निस्फ हिस्सा होगा। एक बेटी थी, एक पोती थी और एक बहन थी। बहन को एक दफा छोड़ दीजिए, हम बेटी और पोती की बात देख रहे हैं। एक बेटी और एक पोती, तो एक बेटी और एक पोती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी को तो निस्फ दे दो। क्यों निस्फ दे दो? क्योंकि कुरान कहता है इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ। ठीक है, एक लड़की के लिए कुल तरका का निस्फ। ठीक है, तो बेटी को तो निस्फ मिल गया, लेकिन फरमाया पोती को छठा हिस्सा दे दो, बेटे की बेटी को छठा हिस्सा दे दो। अब सवाल है छठा हिस्सा क्यों मिला? तक मिला तलसलुसैन, 2/3 मुकम्मल करने के लिए। ये 2/3 कौन सा है? ये 2/3 वही है, बेटी को 6 लाख में से 3 लाख दे दिया आधा, अकेली होने की वजह से। पोती को छठा हिस्सा दिया, छठा हिस्सा दिया 6 लाख में से 1 लाख, बेटी का 3 लाख और पोती का 1 लाख। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4, और ये 4 6 का 2/3 है। ये 2/3 मुकम्मल करने के लिए, ये 2/3 कहाँ से आया? 2/3 इसलिए आया कि दो हैं, ये एक बेटी है एक पोती है, दोनों मैयत की औलाद है। मैयत की एक बेटी है तो आधा लेती है, दो हों तो 2/3 लेती हैं। मिलकर इन्हें 2/3 मिलना है, लेकिन अब हिस्से में तफावत हो जाएगा, क्योंकि एक बेटी है और एक पोती है, एक ऊपर के लेवल की एक नीचे के लेवल की है। ये मतलब है तकमीलत तिहाई मुकम्मल करने के लिए। आगे जो बच जाए वो बहन का है, बहन को यहाँ असली हिस्सा मिलेगा, वो छोड़ दें उसको। अभी अभी हम सिर्फ बेटी और पोती को हल कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ आई? किसी का कोई इश्काल हो इसमें तो? जी, समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गई। चले अब ये बताइए कि अगर एक बेटी, मैयत की एक बेटी और दो पोतियां हों, फिर क्या करेंगे 6 लाख में से? कौन बताएगा आप में से? एक बेटी बेटी को तो निस्फ मिलेगा, फिर भी जी जी, और बाकी बेटी के लिए को सर पहले आधा हिस्सा बेटी को दे देंगे। बेटी को आधा हिस्सा दे फिर देंगे अकेली होने की वजह से। अब दो पोतियां हैं, उन्हें क्या देंगे? पोती बराबर दो। दोनों बताइए पोतियों को इनका सर। छठा टोटल, हिस्सा देंगे, मुश्तरका छठा इनका हिस्सा टोटल देंगे जो उन्हें। जी बताइए। उस्ताद मतलब इनका टोटल 2/3 नहीं होगा, क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा हो तो फिर टोटल 2/3 टोटल ही टू होगा। थर्ड जी। 2/3 ही होगा टोटल। कैसे कैसे मिलना है? बेटी को तो आधा दे देंगे, 3 लाख 6 लाख में से। अब बाकी जी एक जी लाख है, वो 1 लाख दोनों पोतियों में बराबर तकसीम कर देंगे, 50-50 हजार। जी। ठीक हो गया? 2/3 मुकम्मल करने के लिए पोतियों को छठा हिस्सा देंगे, बेटी को एक दे देंगे, पोतियों को 2/3 मुकम्मल करने के लिए छठा हिस्सा देंगे। और अगर अगर दो बेटियां और एक पोती हो, फिर क्या करेंगे? अब तो फिर भी इस तरह ही होगा। किस तरह? इनके 2/3 फिर बेटी को दे देंगे और एक जो पोती को।
यानी 6 लाख में से बेटियों को कितना देंगे? 2/3 इनका टोटल होगा, उसमें से छठा हिस्सा जो होगा वो इनकी बेटियां दो, पोती का होगा, और बेटियों आपने का पूछा 2 4 लाख में बेटियां और से। 1 पोती। 2 बेटियां और 1 पोती, तो क्या करेंगे? 6 लाख में से कैसे तकसीम करेंगे? फिर 4 2-2 लाख लाख हो जाएगा ना टोटल। बेटियों को दे देंगे और एक जो 2 लाख होगा वो पोती को दे देंगे। लेकिन एक एक करके जवाब दें और थोड़ा सा गौर करके जवाब दें। जो जवाब दे वो हाथ खड़ा करे। अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। जी। दो डॉक्टर साहब, 2 बेटियों को 2/3 देंगे और पोती ठीक है। महरूम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। रमेश, 2 बेटियों को यहाँ देखिए, हम बेटी को आधा तब देंगे जब बेटी एक होगी तो। अगर क्योंकि एक बेटी का तो आधा लेती है, बेटियां ही 2 हो गई और बेटियां एक लेवल की हैं दोनों, तो बेटियों को अगर पोती ना होती तो बेटियों को तो 2/3 मिलना था। तो बेटियों को पहले 2/3 दिया, जब बेटियों को 2/3 दे दिया तो अब पोती उनके साथ मिलकर 2/3 से ज्यादा नहीं ले सकती। 2/3 से ज्यादा नहीं ले सकती पोती। यानी औरतें मिलकर मैयत की औलाद में जितनी भी औरतें हैं वो 2/3 से ज्यादा नहीं ले सकती। 2/3 तो बेटियां ले गई, तो अब पोती के लिए कुछ नहीं बचा यहाँ इस सूरत में। तो पोती का यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है। सब बात दोबारा से कर दें। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2/3 बेटी को, दोनों बेटियों को हम निस्फ भी देंगे। दोनों बेटियों को 2/3 देंगे। वो एक बेटी को भी निस्फ, 2 को भी निस्फ ही आएगा। इसमें 2/3 कह रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, कह रहा हूँ 2 बेटियों को 2/3 देंगे ना। जी। तो इससे भी ये पता लगा कि अगर बेटी एक हुई तो फिर तो पोतियों को मिल सकता है। लेकिन अगर बेटियां ज्यादा हो गई फिर पोतियों को नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि अगर बेटियां ज्यादा हो गई तो बेटियां 2/3 मुकम्मल कर लेंगी। जब बेटियां 2/3 मुकम्मल कर लेंगी फिर पोतियों को कहां से देंगे हम? तो बेटियों के साथ पोतियां हों तो वो एक ही सूरत में वारिस हो सकती हैं, जब बेटी जो है वो एक हो तो, या फिर बेटी हो ही ना। ठीक है। बेटी हो ही ना तो फिर 2 पोतियां हैं तो 2/3 सारा पोतियां ले जाएंगी, 2-2 लाख। लेकिन अगर एक बेटी मौजूद है एक पोती मौजूद है, वो तो हमने पढ़ लिया। बेटी आधा लेगी एक होने की वजह से, पोती जो है छठा हिस्सा ले लेगी 2/3 मुकम्मल करने के लिए। अगर बेटी एक हो पोतियां 2 हो, अभी भी बेटी आधा लेगी एक होने की वजह से, 6 लाख में से 3 लाख। पोतियां अब 2 हैं तो वो छठा हिस्सा ही लेंगी 2/3 मुकम्मल करने के लिए। उनको उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। 50-50 हजार उन्हें मिल जाएगा। 3 पोती, बेटी एक हो पोतियां 3 हो या 4 हो, तब भी यही होगा कि बेटी आधा लेगी। अकेली होने की वजह से वो अपने लेवल में अकेली है, वो अकेली होने की वजह से वो आधा ले लेगी। अब पोतियां नीचे 3 हो गई 4 हो गई जितनी भी हुई वो छठा हिस्सा लेंगी 2/3 मुकम्मल करने के लिए। लेकिन अगर बेटी ज्यादा हो गई, 2 बेटियां हो गई, अब पोती एक है या ज्यादा है, बेटियां 3 हो गई पोती एक है या ज्यादा है, बेटियां 4 हो गई पोती एक है या ज्यादा है, तो अ, बेटियां जब 2/3 ले लेंगी फिर पोती के लिए बचेगा नहीं। बेटियां जब ज्यादा हुई तो इस सूरत में पोती के वारिस बनने की एक ही सूरत है। वो कौन बताएगा आप में से क्या सूरत है? पोती के साथ कोई मर्द आ जाए, पोता आ जाए, फिर क्या करेंगे? अगर 2 बेटियां और एक पोती और एक पोता आता है फिर क्या करेंगे? दो फिर बेटियों को पोती में रूम 2/3 हो देंगे। जाएगी। तो 2 बेटियों को 2/3 देंगे और पोता पोती बाकी का ले जाएंगे 2:1 में। 2 हिस्सा जी। पोते का, 1 हिस्सा पोती का। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर अ, 2 बेटियां होंगी एक पोती एक पोता होगा, तो अब बेटियां लेंगी फर्जी हिस्सा अपना 2/3। 2 है तो 2/3 वाला, बेटियां 2/3 ले लेंगी। अब पोती और पोता मिलकर असबा हो जाएंगे। पोती अब असबा बन के तो हिस्सा ले सकती है पोते के साथ, लेकिन अगर पोता ना हो तो फिर फर्जी हिस्सा 2/3 वाला वो पोती तक नहीं जा सकता अगर बेटियां एक से ज्यादा हो गई।
अगर पोती के साथ पोता आ गया तो पोती और पोता मिलकर असबा बन जाएंगे। तो जो बाकी 6 लाख में से 4 लाख, 2-2 लाख बेटी को मिल जाएगा, एक एक बेटी को 4 लाख। अब एक पोती और एक पोता है तो 2 लाख बाकी जो बचा मजीद, तो वो अब हम 2 लाख के 3 हिस्से करेंगे। तो पोती को हम 66,666 देंगे, पोते को 1,33,000 दे देंगे। जी मिस अफशीं आप क्या कह रही हैं? मैयत के बेटा होने की सूरत में पोते पोती को हिस्सा नहीं मिलता फिर? हाँ, अब जो ये सवाल बड़ा अहम है कि अगर मैयत का बेटा आ गया, अब जब बेटा आ जाए तो फिर पोता पोती कोई भी वारिस नहीं है। एक बेटा भी आ गया, ना पोता वारिस है ना पोती वारिस है, सबको महरूम कर देगा नीचे अपने। क्योंकि देखिए बेटा आ गया तो बेटी बेटा असबा बन जाएंगे, सारा माल ही बेटी बेटा में तकसीम हो गया। अब पोती हो ना हो, पोता हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आ गया उसने महरूम कर देना अपने नीचे। बेटी आए तो वो अपने नीचे महरूम नहीं करती, लेकिन बेटी अगर एक आएगी तो बेटी एक होने की वजह से वो तो निस्फ हिस्सा लेगी। अगर नीचे पोतियां ज्यादा आ गई, साथ में पोता नहीं है, तो पोतियां जितनी भी आ गई एक बेटी के साथ, तो बेटी तो आधा लेगी, पोतियां आएंगी तो वो 2/3 मुकम्मल करने के लिए छठा हिस्सा ले लेंगी। तक मिला तलीसुलसैन इस हदीस मुबारका के मुताबिक, और ये कुरान के नस्ल पर है। तो ऐसे में ना अपने माइक बंद रखे ना, फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो हाँ, अगर बेटियां ज्यादा हो गई, अब पोती फर्जी हिस्से में बेटियों के साथ शरीक नहीं हो सकती 2/3 वाले हिस्से में। इस सूरत में पोती को कुछ नहीं मिलेगा। इस सूरत में पोती महरूम नहीं अगरचे होती बेटी की वजह से, पोती इस सूरत में एक सूरत में वारिस हो सकती है कि पोती के साथ पोता आ जाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बेटी आई और एक बेटा, एक पोता आ जाए। बेटी और पोता आए फिर क्या करेंगे हम? मैयत की एक बेटी है और मैयत का एक पोता है, फिर क्या करेंगे? फिर बेटी जो होगी वो असाबुल फरीज से लेगी, और पोता जो है वो उसमें नहीं देगा। बेटी असहाबुल फराइज में से लेगी, बिल्कुल ठीक, और पोता बतौर असबा लेगा। तो हम 6 लाख में से बेटी को देंगे निस्फ, व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ के तहत, कुल जायदाद में से निस्फ 3 लाख, और पोते को बतौर असबा बाकी 3 लाख मिल जाएगा। लेकिन अगर बेटी के साथ पोती आई, अब बेटी और पोती मिलकर 2/3 से ज्यादा नहीं ले सकती। बेटी को निस्फ मिलेगा, पोती को छठा हिस्सा मिलेगा 2/3 मुकम्मल करने के लिए। बेटी के साथ 2 पोतियां आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, पोता नहीं है साथ, तो ये 2, 3, 4 पोतियां मिलकर छठा हिस्सा लेंगी। लेकिन अगर बेटियां ज्यादा हो गई एक से, तो वो 2/3 सारा बेटियों में आ जाएगा, फिर पोती के लिए कुछ नहीं बचेगा। पोती सिर्फ उस सूरत में वारिस होगी जब पोती के साथ पोता आ जाए, अगर बेटियां ज्यादा हुई। और अगर बेटा आ गया ऊपर, फिर पोती पोते का हिस्सा वैसे ही सारा साफ हो जाएगा। बेटे की मौजूदगी में कोई पोती पोता वारिस नहीं हो सकते। तो ये है कुल तफसील औलाद के हिस्से की। इसमें चाहे वो औलाद में बेटे बेटियां हों, चाहे पोते पोतियां हों। अभी जो मैंने सारी तफसील बयान की है, इसमें आपने बेटी पोती को सामने नहीं रखना, आपने सामने रखना औलाद में कोई करीबी कोई दूर का। ये जो मैंने सूरत बयान की बेटी पोती की, यही सूरत पोती और पड़पोती में भी हो सकती है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यही सूरत पोती और पड़पोती में भी हो सकती है। पहले आप ये देखें कि एक बेटी है तो निस्फ, एक पोती है सिर्फ कुल जायदाद में, सिर्फ एक पोती तब भी निस्फ। अगर एक पड़पोती है औलाद में, ना बेटी है ना पोती है, ना बेटा है ना पोता है, एक पड़पोती है पोते की बेटी, उसे कितना मिलेगा? उसे भी निस्फ मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने बेटी पोती की बात ही नहीं की, अल्लाह ने तो औलाद में एक औरत की बात की है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बेटी हो तब भी निस्फ, अकेली पोती हो तब भी निस्फ, अकेली पड़पोती हो तब भी निस्फ, अकेली पड़पोते की बेटी हो तब भी निस्फ, अगर कोई ऐसी सूरत बन जाए। और अगर 2 बेटियां या 3 बेटियां आ गई 2/3, अगर बेटियां ना हो 2 या 3 पोतियां आ गई तब भी 2/3 बराबर तकसीम होगा। अगर 2 या 3 पड़पोतियां आ गई, ना बेटियां हैं ना पोतियां हैं ना बेटा है ना पोता है, फिर भी 2/3 बराबर तकसीम होगा। और अगर एक बेटी एक पोती आ गई, उसकी तफसील हमने बयान कर दी, बेटी को निस्फ मिलेगा, पोती को छठा हिस्सा मिलेगा, 2/3 मुकम्मल करने के लिए मिलकर 2/3 होगा। और अगर यही सूरत बेटी पोती की ना हुई
पोती और पड़पोती की हो गई, एक पोती है और एक पड़पोती है, तब भी यही सूरत है। साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि ना बेटी हो ना बेटा हो ना पोती हो ना पोता हो तो पर पोती आ दे? नहीं, वो पोती पोता वो थे, वो फौत हो गए ना, मैयत की वफात से पहले वो फौत हो गए हैं। वो तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बेटा ना हो और पोती पोती कहाँ से आ जाए बेटे बेटे के बगैर। बेटा था लेकिन फौत हो गया मैयत से पहले। वाज़ेह है। पोते का छठा हिस्सा कब होता है? पोते का छठा हिस्सा कभी होता ही नहीं है, पोती का जी हिस्सा ठीक छठा है, होता है। पता नहीं लोगों के मुंह से सुना हुआ है तो वो नहीं मैंने नहीं, कहा पोते पूछ का लूं। पोते का कभी नहीं होता। पोती का छठा हिस्सा होता है। पोती जब एक बेटी के साथ आती है ना, एक पोती, तो फिर बेटी का आधा होता है, पोती का छठा होता है, और दोनों का मिलाकर दो तिहाई हो जाता है। कुरान पर भी अमल हो रहा है और हदीस में उसकी मजीद वजाहत आ गई। पोते का कभी छठा नहीं होता हिस्सा होता, पोता वो असबा होता है। और उस्ताद मतलब जब बेटी को निस्फ मिलेगा तो बाकी जायदाद किधर जाएगी अगर कोई भी और ना हो, कोई भी ना हो, ना तो बीवी फिर है ना कुछ है, बाप है या बेटी ये आप सवाल लिख ना। के रखें, इसका जवाब आपको अभी नहीं देना, आप परेशान हो जाएंगे। इसका जवाब आपको ना मैं कुछ 3-4 लेक्चर्स के बाद दूंगा इंशाल्लाह। इसको लिख के रखने हैं अपने पास। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल मुझे करता हूँ। हमेशा, जी, बताइए। ये सवाल मुझे हमेशा जहन में आता रहता है, आगे भी जी आता जी, होता है ये जरूर। इसका जवाब इंशाल्लाह बताना है। ये काफी अहम सवाल है, इसका जवाब चूंकि लंबा है, मैं अभी जवाब आपको मुख्तसर दूंगा, आपके जहन में और इश्कालात पैदा हो जाएंगे। मैं अभी वो जवाब नहीं देता ना, इसलिए आपको इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये ऑल और रद्द पूरा एक चैप्टर है, ऑल का अलग रद्द का अलग, तो वो तब मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे कहा है कि जो सूरत बेटी पोती की है वही सूरत अगर पोती और पड़पोती आ जाए तब भी यही सूरत है। अगर एक आदमी फौत होता है या एक औरत फौत होती है, उसके वरसा में एक पोती है और एक पड़पोती है, 6 लाख में से कैसे देंगे? और कुछ 28। निस्फ और छठा हिस्सा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चले आखिरी सवाल, फिर अब मौजू को खत्म करते हैं। आखिरी सवाल, अगर मैयत की एक बेटी एक पोती और एक पड़पोती है, फिर क्या करेंगे? कर से पहले बेटी को निश्चय दे देंगे और फिर उसके बाद पोती और पर पोती का हिस्सा निकाल लेंगे, क्या तो दोनों को एक निकालेंगे? जैसा मिलेगा। क्या देंगे? इनके अगर 6 लाख है तो 2 लाख, 4 लाख उसको देंगे, 3 लाख देंगे उसको बेटी को। हम्म। तो बाकी जो 3 लाख होगा ना वो पोती और परपोती में तकसीम हो जाएगा। 3 लाख क्यों देंगे औरतों को? जी जी हमाद सर जी, देखिए औरतों को 2 तिहाई से ज्यादा नहीं मिल सकता कभी भी। अगर औरतें अकेली हो ना, तो वो भी हो जाए ना औरतें औलाद में, 2 तिहाई से ज्यादा नहीं मिल सकता। ये मतलब है कुरान की आयत का, फैनकुन्ना निसाअन फौqa स्नतैनी फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। अगर औलाद में औरतें 100 भी हो जाए, मेरा जुमला याद रखिएगा, अगर औलाद में औरतें 100 भी हो जाएं, उनका फर्जी हिस्सा 2 तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकता। कुल जायदाद उन्हें नहीं मिल सकती। कुल जायदाद तब ही मिल सकती जब साथ मर्द आए, तो वरना नहीं मिल सकती। जी हमाद साहब, आप क्या कह रहे हैं? सर निस्फ दे देंगे बेटी को, और जो छठा हिस्सा होगा वो पोती को जाएगा, और पड़पोती को कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल उस ठीक। सूरत में जब वो उसके साथ कोई पड़पोती मर्द आ को, जाए फिर हाँ, पड़पोती को कुछ नहीं जाएगा, इसलिए कि जो सूरत हम कह रहे थे ना, 2 बेटियां अगर आ जाएं तो पोती को कुछ नहीं मिलेगा, वही सूरत आप समझिए यहाँ पैदा हो गई है कि बेटी आधा ले रही है, पोती छठा हिस्सा ले रही है। आप कह रहे हैं कि जी पोती के साथ पड़पोती को शरीक कर दें, पोती कहेगी मेरे साथ पड़पोती को क्यों शरीक कर रहे हैं, मुझे क्यों नुकसान हो रहा है, मैंने तो अपना छठा हिस्सा पूरा लेना है क्यों? देखिए, अगर एक बेटी के साथ 2 पोतियां होती, अब 2 पोतियां वो छठे हिस्से में शरीक हो जाएंगी क्योंकि दोनों का लेवल मैयत से एक है। लेकिन अगर एक पोती है एक पड़पोती है, तो अगर पड़पोती को पोती के साथ शरीक करेंगे छठे हिस्से में, पोती कहेगी अगर मेरे साथ पड़पोती को शरीक करना है तो मैं बेटी के साथ क्यों शरीक ना हो जाऊं, मुझे बेटी के साथ शरीक कर दें। नहीं, पोती बेटी के साथ शरीक नहीं हो सकती क्योंकि बेटी का लेवल ऊपर है। जब बेटी का लेवल ऊपर है, पोती बेटी के साथ शरीक नहीं हो सकती, तो पोती के साथ पड़पोती भी शरीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेटी अपना हिस्सा ले लेगी आधा, पोती अपना हिस्सा ले लेगी छठा, 2 तिहाई मुकम्मल हो गया, पर पोती के लिए बचा ही कुछ नहीं। जैसे 2 बेटियां होती तो पोती के लिए कुछ नहीं बचा था,
तो पोती को कुछ नहीं मिला था। इसी तरह बेटी पोती के साथ पड़पोती को कुछ नहीं मिलेगा। एक सूरत है पड़पोती के वारिस होने की, उसके साथ मर्द आ जाए तो। ठीक है, ये कुछ तफसील है, इस पे बस करते हैं। मेरा ख्याल है काफी समझ आ गई होगी ये। तो एक सवाल उबैदुल्ला साहब हैं हमारे भाई, इन्होंने एक सवाल मुझसे किया था, तो मैंने कहा था कि क्लास में कर लेंगे ताकि सबको फायदा हो जाए। वो सवाल का जवाब सुन के फिर हम खत्म करते हैं क्लास। तो क्या सवाल है जी? मौजूद है उबैदुल्ला साहब? जी डॉक्टर, मैंने वो चार्ट में लिखा है सवाल। जी चलें, आप सवाल कर दें एक दफा ताकि सब सुन लें, मैं फिर जवाब दे देता हूँ। अच्छा, अब एक सूरत बयान करें, बाकी सूरतें बयान ना करें, वो जो हमारे मुतालिका सूरत है सिर्फ वो बयान करें। जी इसमें असल में एक वो छपा था किसी इसमें पैम्फलेट में कि वो सवाल था कि मेरी उम्र 66 साल बरस है, अहलिया और 2 लड़कियां हैं, जी। कोई लड़का नहीं है। हम्म। क्या मैं अपनी मिल्कियत की तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनी अहलिया और बेटियों को हिबा कर सकता हूँ? अगर ये जायज़ है तो मैं इनके दरमियान किस हिसाब से तकसीम करूँ? ठीक है, उन्होंने इसकी 3 सूरतें बयान की। उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी के वरसा में कौन है, बीवी है और बेटियां हैं बस। असल में बेटियां हो ना तो वो 2/3 लेती हैं, सारा माल बेटियों में मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर हमारी बेटियां या हमारा बेटा नहीं है तो हमारी जायदाद बेटियों को तो 2/3 मिलेगी, बाकी जायदाद वो बहन भाइयों में चचा वगैरह में चली जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस मखमसे से निकलने के लिए क्या करना है, हम अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद सारी बेटियों को दे देते हैं। ठीक है, किसी ने सवाल किया है क्योंकि मेरी मेरी बीवी है और 2 बेटियां हैं बस, तो अब मैं क्या अपनी जिंदगी में अपनी, अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरे बाद मेरी जायदाद, मेरी बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, मेरी बेटियों को मेरा जायदाद में से 2/3 हिस्सा मिलेगा, कुछ जायदाद बच जाएगी। तो वो जायदाद जाएगी आगे बहन भाइयों में चचा वगैरह में। मैं नहीं चाहता मेरी जायदाद आगे बेटियों से निकल कर बहन भाइयों में जाए, चचा वगैरह में जाए। तो मैं क्या करूं, करता हूं, मैं अपनी जिंदगी में सारी जायदाद गिफ्ट कर देता हूं अपनी बेटियों को। तो क्या ये जायज है? तो वो आगे जवाब ये है कि अ, एक विरासत है, विरासत में तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विरासत अल्लाह ने तकसीम की है मरने के बाद। विरासत की रूह से बीवी को 8वां मिलेगा, बेटियों को 2/3 मिलेगा। बेटियों को 2/3 से ज्यादा नहीं मिल सकता, बाकी माल बहन भाइयों में चचा वगैरह में जाएगा। एक सूरत है वसीयत, एक बंदा मरने से पहले वसीयत कर जाए, तो वसीयत भी नहीं हो सकती। वसीयत इसलिए नहीं हो सकती कि वसीयत की शराइत में से हमने पढ़ा है कि वसीयत वारिस के हक में नहीं हो सकती। इन्नल्लाह क़द आता कुल्ली ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फ़ला वसिय्यत लिवारिस। तो यहाँ वसीयत भी लागू नहीं होगी। तीसरी सूरत उन्होंने बयान की है, जिन्होंने जवाब दिया है, वो कहते हैं हाँ आप जो हैं वो अपनी बेटियों को अपनी जिंदगी में सारी जायदाद गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मुझसे सवाल किया था इन्होंने, मैंने इनको ये कमेंट दिया आगे से कि ये बात सही नहीं है। अगर एक आदमी की बेटियां ही हो, बेटा ना हो, अब बेटियां कुल जायदाद में ले सकती हैं, वो 2/3 लेंगी। तो अब वो जायदाद बेटियों से जो बाकी बचेगी, थोड़ी सी बचेगी, वो बेटियों से निकल कर बहन भाइयों में आगे जाएगी, मैयत के बहन भाइयों में या मैयत के चचा या चचाजाद वगैरह में जाएगी। कोई बंदा कहता है नहीं जी मैं नहीं चाहता मेरी जायदाद आगे जाए, तो वो कहे कि मैं जिंदगी में अपनी सारी जायदाद अपनी औलाद में गिफ्ट कर देता हूँ बेटियों में। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक इंसान जिंदगी में गिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो अ, इस नीयत से गिफ्ट नहीं कर सकता कि अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरे बाद फलां फलां वारिस बनेगा। मैं तो नहीं चाहता मेरे बाद फलां फलां वारिस बने, मैं नहीं चाहता मेरी जायदाद मेरी औलाद से निकल कर आगे जाए। तो उलमा का इत्तेफाक है कि किसी भी वारिस को नुकसान पहुंचाने के लिए जिंदगी में गिफ्ट कर दिया जाए तो जायज नहीं है। बल्कि अगर एक बंदा सिर्फ इसलिए अपनी जायदाद गिफ्ट कर देता है, सदका कर देता है अपनी जिंदगी में, उसकी औलाद नहीं है, वो कहता है मेरे बहन भाई मेरे मुखालिफ हैं, मेरे चचाजाद मेरे मुखालिफ हैं, मेरे मरने के बाद मेरे वारिस मेरे बहन भाई बनेंगे, मेरी औलाद तो है नहीं, तो मैं अपनी जायदाद
अपनी ज़िंदगी में मस्जिद में दे जाता हूँ, ताकि मेरे बाद मेरे बहन भाई, मेरे चचा वगैरह वारिस ना बने। मेरी औलाद तो है नहीं, तो अपने बहन भाइयों को महरूम करने के लिए, चचा वगैरह को जिन्हें अल्लाह ने वारिस बनाया है, महरूम करने के लिए इंसान अगर सदका कर दे इस नीयत से, तो वो सदका भी सही नहीं होगा। इसी नीयत से अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट करे अपना माल औलाद में, कि मैं सारा माल अपनी ज़िंदगी में औलाद को गिफ्ट कर जाऊं, ताकि बेटियों को, ताकि मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा वो अल्लाह ने जिनको वारिस बनाया है, अगर बेटा नहीं है, बहन भाई या चचा वगैरह, वो वारिस ना बन जाए, तो ये जायज़ नहीं है किसी तौर पर। एक बात ये उसूल तो भाई याद रखें। एक बात और याद रखिए कि जो गिफ्ट होता है ना औलाद में, जिंदगी में इंसान गिफ्ट कर सकता है। गिफ्ट अगर औलाद में करना हो तो बराबरी करनी होती है, और गिफ्ट अगर इंसान में करना हो तो इंसान गिफ्ट 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकता। ये बात बड़ी अहम है। और किसी को महरूम करने के लिए तो कर ही नहीं सकता, किसी जो उसके मरने के बाद भी वारिस बनने वाला हो इंसान के लिए। मेरे बाद वो वारिस क्यों बने, हालांकि अल्लाह ने उसे वारिस बनाया, वो कि मैं जिंदगी में गिफ्ट कर दूं, ये नीयत से गिफ्ट करना जायज ही नहीं है। और अगर ऐसी कोई नीयत ना हो किसी इंसान की, फिर भी इंसान अपनी पूरी जायदाद गिफ्ट नहीं कर सकता, अपनी औलाद में भी गिफ्ट नहीं कर सकता। इसलिए कि अगर वो अपनी पूरी औलाद अपनी जिंदगी में गिफ्ट कर दे औलाद में, चाहे बराबर ही गिफ्ट क्यों ना करे, इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपनी जायदाद सदका नहीं कर सकता। जब अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद सदका नहीं कर सकता, मस्जिद में नहीं दे सकता, मदरसे में नहीं दे सकता, किसी रिफाही काम में नहीं दे सकता, तो अपनी जिंदगी में अपनी पूरी जायदाद गिफ्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि अगर वो पूरी जिंदगी में अपनी पूरी जायदाद सदका कर देगा या अपनी औलाद में गिफ्ट कर जाएगा बेटियों में, तो वो खुद कहाँ से खाएगा? फिर खुद अपनी जरूरत के लिए बेटियों से मांगेगा। अल्लाह ने तो सदका जायज नहीं किया। अल्लाह कुरान में कहते हैं वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़ूद मलूमन महसूरा। सूरह बनी इसराइल की आयत है कि ना तो बहुत ज्यादा बुखल का मुजाहिरा करो कि अपने हाथ को अपने गर्दन से बांध दो, ना अपने हाथ को इतना खोल दो कि बाद में अपने आप को मलूमत करो, हसरत करो कि मैं इतना खर्च ना करता, मैं अपनी ज़रूरत कहाँ से पूरी करूँ। ये सदका के ज़िम्मन में ये आयत है। और इसी तरह इबादुर रहमान की सिफात में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू। अल्लाह के बंदे वो हैं जब वो खर्च करते हैं ना इसराफ करते हैं ना कमी करते हैं, बैन बैन सदका करते हैं। तो सदका करने के लिए इंसान इसराफ करे, सारा माल सदका कर दे, ये जायज़ नहीं है। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना जायदाद गिफ्ट कैसे कर सकता है? सारी जायदाद गिफ्ट नहीं कर सकता। हज़रत काब बिन मालिक, जब उनकी तौबा कबूल हुई जंगे तबूक में पीछे रहने की वजह से 50 दिन के बाद, तो इतना खुश हुए कि मेरी अल्लाह ने तौबा कबूल की है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मैं चाहता हूँ अपनी पूरी जायदाद सदका कर दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाई। आपने कहा 1/3 माल सदका कर दो, बाकी माल अपने पास रखो। तो ये दलाइल को मद्देनजर रखते हुए उलमा का कहना ये है, अगर इसमें इख्तलाफ है, जो राज राय जिसको मैं समझता हूँ, कई उलमा की ये राज राय है, हमारे मुफ्ती हैं अब्दुल सत्तार हम्माद साहब, उनकी भी ये राय है अक्सर उलमा की। वो कहते हैं कि इंसान अपनी जायदाद पूरी गिफ्ट नहीं कर सकता, जायदाद का 1/3 हिस्सा गिफ्ट कर सकता है। और अगर नीयत अपने वरसा को महरूम करने की हो, फिर तो ये नीयत ही गलत है, फिर तो सारी चीज कलअदम हो जाएगी। वल्लाहु ताला आलम। अच्छा, करते हुए अगर रकम ना हो विरासत की सूरत में, क्या ना हो? जमीन हो, रकम ना हो, पैसे ना हो, हाँ हाँ जमीन हो या फिर सामान हो, तो फिर उसको भी इस तरह ही तकसीम करती हैं क्या? कैसे? जी जी, वो भी इसी तरह तकसीम होती है, उसकी मालियत लगती है, वो भी तकसीम होती है, वो जमीन आगे तकसीम हो जाती है, जैसे सोना चांदी हो। यानी कि पहले उसकी मालियत लगाएंगे फिर उसको तकसीम करेंगे। जी जी। तो अगर ऐसा सामान हो जिसकी मालियत ना लगा सके, ऐसे ही इसको तकसीम करना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? हर सामान की मालियत लग जाती है, तजर्बाकार लोगों से मालियत लगवा दी जाए। मिसाल के तौर पे घर के सामान की जब तकसीम होती है तो उसको फिर किस तरह करती हैं? की मालियत लगती है, मालियत लग के फिर उसको जो मालियत बने फिर उसके मुताबिक उसे तकसीम किया जाता है। देखिए वो हर दफा मालियत नहीं, कई दफा मालियत नहीं लगानी पड़ती। देखिए अगर एक आदमी के 2 प्लॉट और उसकी एक बेटी है, बेटी ने आधा हिस्सा लेना है, अब मालियत लगाने की जरूरत नहीं है, एक प्लॉट बेटी को दे दिया जाए, सीधी सी बात है। और हर चीज की मालियत लग जाती है, ये कहना कि जी वो मालियत नहीं लगती,
हर चीज की मालियत लग जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर चीज के तजर्बाकार लोग मौजूद होते हैं। अगर आपके घर में कोई चीज है, कोई पेटी पड़ी है, कोई बेड पड़ा है, कोई कपड़े पड़े हैं, आपने कोई चीज बेचनी है, कोई गाड़ी पड़ी है पुरानी, कोई बाइक है, अगर आप कहीं बेचने जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कीमत लगेगी कि नहीं लगेगी उसकी। हम तो कबाड़िए को वो जो है वो घर के कागज तक बेच देते हैं, पुराना लोहा बेच देते हैं, हर चीज की कीमत लग जाती है। तो ये कहना कि किसी चीज की कीमत नहीं लगती, ये बात सही नहीं है, हर चीज की कीमत लग जाती है। और जो कीमत वाली शय हो वही तरके में आती है, जिसकी कीमत ना हो वो चीज तरके में आती नहीं है। चले मेरे ख्याल है बस करें इसको। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति जी अम्मा ठीक है। यसिफून व सलामुन जज़ाकुल्लाह खैर, बारकल्लाहु लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।